आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। आज सुनिए इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। श्रोताओं, पिछली कड़ी में जैसा कि हमने बताया कि किस तरह पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए गांधी जी का विलायत जाने का रास्ता साफ हो सका। जूनागढ़ के एक वकील साहब त्र्यंबक राय मजूमदार भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत जा रहे थे। बड़े भाई की उनसे किसी तरह एक परोक्ष जान पहचान निकली और इस तरह गांधी जी को विलायत तक के लिए उनका साथ और संरक्षण मिल गया। समुद्र के रास्ते जहाज से विलायत तक का लंबा सफर भी आसान नहीं था। यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी दिक्कत गांधी जी के सामने पेश आई वो थी भोजन और भाषा। जहाज की रसोई में आमतौर पर मांसाहारी भोजन पकता था जो उनके लिए किसी काम का नहीं था। दूसरे मजूमदार को छोड़कर जहाज के सभी यात्री और स्टाफ अंग्रेज थे जो केवल अंग्रेजी में ही बात करते थे। गांधी जी को चूंकि बहुत साधारण अंग्रेजी आती थी, इसलिए वे उन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे। ज्यादातर समय अपने उसी कमरे में बिताते थे जो मजूमदार के साथ उन्हें दिया गया था। घर से बांध कर लाया हुआ नाश्ता, मिठाई वगैरह उनके बड़े काम आई। शाकाहार न मिलने पर वे अपनी भूख इसी से शांत करते थे। जहाज पर मौजूद कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग अंग्रेज गांधी जी को बताते थे कि इंग्लैंड जैसे ठंडे देश में बिना मांस और मदिरा के उनका जीवन आसान नहीं रहने वाला है। और इंग्लैंड की धरती पर कदम रखने के साथ ही इन अनुभवी बुजुर्गों की कही गई बातों के पीछे की सच्चाई गांधी जी के सामने प्रकट होने लगी। हालांकि वहां पड़ने वाली ठंड गांधी जी के लिए कोई मजबूरी नहीं थी, किंतु वहां के होटल या रेस्तरां में धड़ल्ले से पक रहे मांसाहारी पकवानों के बीच शाकाहारी के नाम पर मिलने वाले भोजन को लेकर भी गांधी जी हमेशा आशंकित रहते थे। वे वेटर से बार बार पूछकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे कि परोसा गया भोजन शाकाहारी ही है ना। लेकिन वे सभी लोग जो गांधी जी के मित्र, सहयोगी या फिर शुभचिंतक के तौर पर उनके साथ थे, गांधी जी की शाकाहार की जिद को व्यवहारिक नहीं मानते थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता उनमें से एक थे। गांधी जी इंग्लैंड में बसे कुछ भारतीयों के नाम सिफारिशी चिट्ठियां लेकर गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे उनकी मदद ले सकें। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता भी ऐसे ही एक सिफारिशी व्यक्ति थे जो गांधी जी के रहने और खाने के इंतजाम की कोशिशों में लगे हुए थे। वे भी गांधी जी को मांसाहार को लेकर जिद न ठानने की सलाह दे चुके थे, लेकिन अपनी माताजी को दिए गए वचन से बंधे हुए गांधी जी अपने संकल्प से तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे। बहरहाल जहां चाह वहां रहा। आखिरकार गांधी जी को कैंगिस्टन में एक एंग्लो इंडियन परिवार में रहने व शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करा दी गई। इसके अलावा गांधी जी ने फेरिंगटन स्ट्रीट पर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी खोज निकाला था जहां न केवल शाकाहारी भोजन मिलता बल्कि शाकाहार को प्रेरित करने वाला साहित्य भी मिलता था। ये बात आपको आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन अन्नाहार विषय पर अंग्रेज लेखकों ने बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है। उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वैदिक दृष्टि से अन्नाहार की छानबीन की थी। नैतिक दृष्टि से उन्होंने ये भी सोचा कि मनुष्य को पशु पक्षियों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ है वो उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए है, और फिर खाना भोग के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए है। अनेक अनुभवों से गुजरते हुए गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वाद का संबंध जीभ से न होकर मन से होता है। गांधी जी का कहना है कि विलायत जाने से पूर्व मेरे मन में मांसाहार को लेकर जो नकारात्मकता थी उसके मूल में केवल जीभ हत्या और हिंसा का भाव था।
किंतु विलायत पहुंचकर मुझे मांसाहार और गैर मांसाहार के मध्य अंतर का वैज्ञानिक आधार मिला। इन सब ने मिलकर मेरे संकल्प को और दृढ़ किया और मैं पूर्णतया शाकाहारी या अन्नाहारी ही बना रहा। खान पान के अलावा पहनावा, बोलचाल, रहन सहन जैसी अनेक ऐसी चीजें थी जिनके साथ सामंजस्य बिठाने में गांधी जी को भारी असुविधा होती थी। अपने सांस्कृतिक मूल्यों की डोर को कसकर थामे हुए गांधी जी ने वहां की संस्कृति के साथ यथा आवश्यक समझौता ही किया। खर्च के मामले में गांधी जी किफायती थे। एक एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करते और उसका पूरा हिसाब भी रखते। उन्होंने अपने रहने का इंतजाम भी ऐसी जगह कर लिया था जहां से अपने गंतव्य तक आधा घंटा में पैदल चलकर पहुंचा जा सकता था। 5-7 मील दूर तक के काम को तो वे बिना किसी ट्रांसपोर्ट की मदद के पैदल ही निपटा दिया करते थे। रोजाना 8-10 मील पैदल चलना उनके लिए सामान्य सी बात थी। उनका मानना था कि इससे शरीर कसा रहता है और रोग भी पास नहीं भटकते। बाकी तो सब ठीक ठाक हो चला था, लेकिन बैरिस्ट्री की पढ़ाई के रास्ते में जो समस्या उनके सबसे ज्यादा आड़े आ रही थी वो थी उनका अंग्रेजी का कच्चापन। ये बात उन्हें हर समय परेशान रखती थी। मोहनदास, मोहनदास। हाँ बोलो। क्या बात है मोहनदास, मैं देख रहा हूं कि तुम अक्सर कहीं गहरे विचारों में उतर जाते हो। कोई समस्या है क्या? समस्या तो है, और वो है अंग्रेजी। कितना समय हो गया मुझे यहां आए हुए, लेकिन अंग्रेजी का मेरा कच्चापन जस का तस है। किसी से बात करना चाहूं तो हलक से शब्द नहीं निकलते। मेहता जी के मित्र के घर रहा था कुछ दिन। उन्होंने मुझे अंग्रेजी में बातचीत करना सिखाने की कोशिश की थी। अखबार भी पढ़ता हूं, डेली न्यूज, डेली टेलीग्राफ, लेकिन ठीक से समझ नहीं आता कुछ भी। सोचता हूं बैरिस्ट्री के अलावा कुछ और भी पढ़ना शुरू करूं, लेकिन उससे और खर्चा बढ़ेगा। तो तुम लंदन से मैट्रिकुलेशन कर लो। साधारण अंग्रेजी से वास्ता पड़ेगा तुम्हारा, ज्ञान भी बढ़ेगा और खर्चा भी कुछ खास नहीं है। लेकिन उसके लिए तो लैटिन जरूरी है। हाँ तो क्या हुआ, एक वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है। लैटिन जानने वालों के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है। लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ भी बनती है। आप ठीक कहते हो मित्र। और फिर रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। मुझे समझ आ रहा है मित्र, तुम ठीक कहते हो। और फिर बिना देरी किए हुए गांधी जी ने मैट्रिकुलेशन में एडमिशन ले लिया। उनके पास लैटिन के साथ साथ एक और भाषा चुनने का विकल्प था, अतः उन्होंने फ्रेंच को चुना। यहां मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्ग चलता था जिसमें हर 6 महीने पर परीक्षा होती थी। इस परीक्षा को भी उन्होंने एक चुनौती के तौर पर लिया। परीक्षा की तैयारी में कोई चूक न रह जाए, इसलिए टाइम टेबल बनाया और एक मिनट का उपयोग किया। हालांकि पहले प्रयास में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। मैट्रिकुलेशन की यह परीक्षा न केवल गांधी जी की कड़ी मेहनत की, बल्कि उनके संयम और त्याग की भी परीक्षा थी। नए पाठ्यक्रम को चुनने में थोड़ा आर्थिक बोझ तो पड़ा ही था। गांधी जी समझते थे कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, किस प्रकार व्यवस्था करके उनके भाई उन्हें वहां का खर्चा भेजते हैं। गांधी जी ने अपने आप को और मितव्ययी बनाया। अपना थोड़ा बेहतर आवास बदलकर 8 शिलिंग में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। एक अंगीठी खरीदकर सुबह शाम का भोजन अपने हाथ से बनाना आरंभ किया। भोजन क्या, सुबह को वे ऑटो मिल की लपसी उबालकर खा लेते और शाम को कोको बनाकर उसके साथ रोटी खा लिया करते थे। इस प्रकार उनका प्रतिदिन का भोजन का खर्चा 1 से 1.25 शिलिंग तक आता। पूरे महीने का खर्चा वे मात्र 4 से 5 पाउंड में चला लेते थे। इस तरह से ये गांधी जी की शुरुआती जिंदगी थी, उनके व्यक्तित्व के निर्माण का दौर था।
इस समय जो बातें उनके व्यवहार का हिस्सा थीं, वे तात्कालिक पारिवारिक सामाजिक मान्यताओं के अनुसरण का ही परिणाम थीं। गांधी जी की असाधारण उपलब्धियों को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उनका आरंभिक जीवन इतना साधारण रहा होगा, किंतु गांधी जी अपने जीवन की अति साधारण घटना या अपने अति साधारण स्वभाव तक का जिक्र करने में कोई संकोच नहीं करते। गांधी जी के उस अति साधारण स्वभाव, घटनाएं और मनुष्यगत कमजोरियों को जानकर आम आदमी के दिलो दिमाग से उनकी वो छवि टूटती होगी जिसकी वो गांधी जी के जन्म से ही उन्हें मनुष्यतर प्राणी या फिर महामानव के रूप में कल्पना करता आया है। गांधी जी स्वयं बताते हैं कि अपने जीवन के आरंभिक काल में वे अपने अंदर आत्मविश्वास की बेहद कमी पाते थे। उनकी दुबली पतली साधारण सी कदकाठी, पाश्चात्य कपड़ों का शरीर से मेल न खाना, स्वभाव में बसी जटिल भारतीयता का विलायत की संस्कृति से मेल न खाना और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ न होने के कारण अंदर घर कर गई हीन भावना आदि वे बातें थीं जो उनमें आत्मविश्वास की कमी के कारण थे। अनेक बार ऐसा हुआ, यदि उन्हें एक साधारण सी सभा में भी कुछ बोलने का अवसर मिलता तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। उनके पैर कांपने लगते, जबान तालू से चिपक जाती, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता, बावजूद इसके कि उनकी स्पीच पहले से कागज पर लिखी होती थी और उन्हें केवल पढ़ना भर होता था। किंतु ये सारी बातें एक साधारण व्यक्ति को इस लिहाज से आत्मविश्वास देती हैं कि आज भले वो गांधी जी जैसी दुर्बलताओं का शिकार है, किंतु ये दुर्बलताएं स्वाभाविक हैं और यदि उसका संकल्प भी गांधी जी की तरह दृढ़ है तो उसे एक असाधारण व्यक्तित्व बनने से कोई नहीं रोक सकता। सत्य, अहिंसा, स्पष्टवादिता, पारदर्शिता जैसे गुणों का बीज गांधी जी में बचपन से ही मौजूद था, जिसने अब तक एक पौधे का रूप ले लिया था और वे अपनी आचरण के खाद पानी से इस पौधे को सदैव हरा रखने का यत्न लगातार करते रहते थे। भले ही किन्हीं कारणों से कुछ तात्कालिक परिस्थितियों में उन्हें असत्य का सहारा लेना पड़ा हो, किंतु उनकी अंतरात्मा उस असत्य को कभी नहीं पचा पाती थी और अंततोगत्वा वे बड़ी विनम्रता से अपना असत्य स्वीकारते थे और उसके लिए खेद भी प्रकट करते थे। गांधी जी अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन दिनों विलायत में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी लड़के अपने आप को विवाहित बताने में संकोच और शर्मिंदगी अनुभव करते थे। कारण ये था कि वहां खासी उम्र हो जाने के बाद ही विवाह के विषय में सोचा जाता था। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी विवाहित नहीं होता था। यद्यपि हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था में भी जीवन के पहले लगभग 1/4 काल को ब्रह्मचर्य काल कहा गया है, जो विद्यार्जन के लिए ही है, किंतु बाद में परिस्थितिवश बाल विवाह जैसी कुरीति ने हमारे समाज में घर कर लिया और कम उम्र में विवाह कर देने का रिवाज चल पड़ा। विलायत का सामाजिक वातावरण भारत के मुकाबले बहुत खुला होने के कारण लड़का लड़की की आपस में दोस्ती, घूमना फिरना, हंसी मजाक एक सामान्य सी बात थी। हाँ, इतना जरूर था कि विवाहित लड़कों में वहां की लड़कियों की दिलचस्पी कम या नहीं होती थी। यह भी कारण था कि यहाँ के लड़के वहां अपने आप को विवाहित होते हुए भी अविवाहित बताते थे। गांधी जी कहते हैं कि वो भी इस आकर्षण का शिकार हो गए और उन्होंने एक बच्चे का पिता होने के बावजूद अपने आप को अविवाहित बता दिया। वेंटनर में जिस परिवार में गांधी जी रहते थे, उसकी मालकिन की बेटी ने गांधी जी से निकटता बढ़ा ली। सामान्य शिष्टाचार के तहत वह गांधी जी की सुविधाओं का ख्याल रखती और उनको आसपास की सुंदर पहाड़ियां घुमाने ले जाती थी। इस लड़की के साथ मिली आजादी का बेजा इस्तेमाल तो दूर की बात है, अपने संकोची स्वभाव के कारण गांधी जी उससे बात भी बहुत कम कर पाते थे। हाँ, उस लड़की का साथ उन्हें भला लगता था। वे अक्सर सोचते कि क्यों ना इसे बता दिया जाए कि वे विवाहित हैं, किंतु हर बार उनका साहस जवाब दे जाता था। इसी तरह एक बार गांधी जी ब्राइटन आए थे। यहां तो उनके साथ और भी जटिल परिस्थिति बन गई।
अविवाहित होने के नकली चरित्र का निर्वाह करना जहां एक ओर उन्हें असहज बनाता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उनका अंतस भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिन उन्होंने असत्य के इस बोझ को सर से उतार के फेंक दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रपात कुछ इस तरह हुआ। समुद्र के किनारे ब्राइटन शहर की वो खूबसूरत शाम थी। समुद्र के पानी की ठंडक लेकर आ रही हवा खिड़की के जरिए उस मेज तक पहुंच रही थी जिस पर गांधी जी बैठे थे। होटल का मेन्यू लगातार उनके हाथों से खेले जा रहा था। भोजन के ऑर्डर का निर्णय किसी पेज या किसी डिश पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। कुछ ही दूरी पर अधेड़ उम्र की एक साभ्रांत महिला बैठी थी जो गांधी जी के क्रियाकलापों को ध्यान से देख रही थी। वो महिला समझ पा रही थी कि ये व्यक्ति निश्चय ही किसी उलझन में है। और फिर जब उस महिला से नहीं रहा गया तो वो उठकर गांधी जी की मेज के निकट आकर खड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। थैंक यू। आप साउथ एशिया से हो? जी, हिंदुस्तान से। ओह, इंडिया। जी 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 हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं एल्फ्रेडा हूँ, यहीं ब्राइटन में रहती हूँ। मैं देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ, दरअसल क्या है कि मैं केवल अन्नाहारी हूँ और इस होटल का ये मेन्यू फ्रेंच भाषा में है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं सोच रहा था कि भोजन परोसने वाले की मदद लूं। मुझे तुम्हारी सरलता बहुत भली लग रही है हिंदुस्तानी। लाओ, मैं मेन्यू में तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मैं तुम्हारे मतलब की चीजें बता सकूंगी। इस तरह से उस भद्र महिला से जो हमारा संबंध जुड़ा वो लंबे समय तक बना रहा। प्रत्येक रविवार को आग्रह पूर्वक वो मुझे अपने यहाँ भोजन पर बुलाती। भोजन को लेकर मेरी रुचियां और आग्रह चूंकि वो जान चुकी थी, अतः वहां भोजन करने में मुझे जरा भी संकोच न होता। मुझ संकोची और मितभाषी व्यक्ति से वो ढेर सारी बातें करती थी। वो मेरे और मेरे देश के बारे में बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा रखती थी। मैंने भी उसे बहुत कुछ बताया सिवाय इसके कि मैं विवाहित हूं। अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े होने के कारण मैं देखता था कि उसके घर काफी लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो लगभग सभी से मेरा परिचय कराती, किंतु मैं संकोची हाय हेलो से आगे किसी से बात ना कर पाता। ये बात तो उस अल्फ्रेडा को अखरती थी। वो अपने मेहमानों को सफाई देते हुए मुझे इंगित करके कहती, ये इंडियन है। उस पल मुझे ऐसा लगता जैसे इंडियन होना कोई अपराध है या फिर जिप होने का मतलब है इंडियन। इसके बाद मैंने भी अपनी इस कमजोरी से निकलने का स्वैच्छिक प्रयास किया और इसमें एल्फ्रेडा ने भी मेरी मदद की। तुम बहुत कम बात करते हो मोहनदास। जी, स्वभाव ही ऐसा है मेरा। इस स्वभाव को बदलने का प्रयास करो मोहनदास, क्योंकि तुम जितना भी बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो। शायद तुम नहीं जानते कि कितना ज्ञान है तुम्हारे पास। सचमुच असाधारण हो तुम। लेकिन जब लंबी खामोशी ओढ़ लेते हो तो तुम एकदम साधारण लगते हो, बल्कि साधारण से भी नीचे। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूं मैं? जी हाँ,
समझ पा रहा हूं। यहाँ जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ही स्मार्ट माना जाता है। बोलोगे नहीं तो लोग आपके बारे में कैसे अपनी राय बना पाएंगे। फ्रेंच बोलने की जरूरत ना है तुम्हें, यहाँ लोग अंग्रेजी ही समझते हैं। जी जी, मैं कोशिश करूंगा आज से, अभी से। और सुनो, बहुत कम बात करने वालों को यहाँ की लड़कियां भी पसंद नहीं करती, समझे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओ माय गॉड, आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। मुझे तो चर्च जाना है ईस्टर प्रेयर के लिए। मोहनदास तो पहुंच गया होगा। वो कह रहा था कि ईस्टर संडे पर वो मिसेस एल्फ्रेडा के साथ चर्च जाएगा। मैं मोहनदास। ओह, come in। आओ मोहनदास, ये आमांडा है, बहुत अच्छी लड़की है। ये भी हमारे साथ ही चर्च चलेगी। जी मोहनदास, आमांडा बहुत अच्छी लड़की है। संडे इसका ऑफ रहता है, इसलिए कभी कभी यहाँ आ जाती है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है। मुझे इंडिया और इंडियंस को लेकर बहुत क्यूरोसिटी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बता पाओगे कि इंडिया सांप और सपेरों की कंट्री के अलावा भी बहुत कुछ है। मैंने महसूस किया कि अमांडा की दिलचस्पी मुझ में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब वो प्रत्येक रविवार मुझे अल्फ्रेडा के यहां मिलती, मेरा सानिध्य चाहती। मेरी मितभाषिता और प्रतिभाओं में कंजूसी भी उसमें विरक्ति का कोई भाव न लाती। ये परिस्थितियां मुझे रोमांचित करने की जगह भयभीत कर रही थी। अविवाहित होने के असत्य का भार मेरे लिए दिनों दिन असहनीय होता जा रहा था। मैंने निर्णय किया कि इससे पहले कि अमांडा मुझे लेकर कोई अन्यथा विचार पाले, मुझे अल्फ्रेडा से वास्तविकता को उजागर कर देना ही चाहिए। किंतु यह भी इतना आसान न था। अल्फ्रेडा के मन मस्तिष्क में बनी अपनी छवि के खंड खंड होने की कल्पना मात्र से मैं सिर उठता, किंतु साथ ही ये विचार भी आता कि इस असत्य के छुपाने से आगे जो तूफान सुनिश्चित है, उसका परिणाम तो और भी विध्वंसक होगा। अतः मैंने निर्णय कर लिया कि परिणाम जो भी हो, किंतु मैं अल्फ्रेडा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। असत्य के इस विष का और पान मेरे बस का कतई नहीं है। किंतु अल्फ्रेडा के रूबरू इस सत्य की स्वीकारोक्ति की कल्पना मात्र से मेरे हाथ पैर कांपने लगते। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं खत के जरिए अपनी बात अल्फ्रेडा तक पहुंचाऊंगा। खत लिखना भी एक तरह से पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा हो गया। मुझे याद नहीं मैंने कितने कागज लिखे और फाड़े, तब कहीं जाकर उन चंद लाइनों को अंतिम रूप दे पाया जो मैं अल्फ्रेडा को कहना चाहता था। इस बीच एक दो रविवार भी निकल गए जिनमें मैं जानबूझकर उधर नहीं गया। बहरहाल खत तैयार हो गया और मैंने उसे अल्फ्रेडा के लिए पोस्ट कर दिया। मैंने लिखा, जब से हम ब्राइटन में मिले आप मुझ पर प्रेम रखती हैं। मां जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती है, उसी तरह आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो यह भी मानती हैं कि मुझे ब्याह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से कराती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे यह कहना चाहिए कि मैं
आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे ये कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं वो इस देश में अपने ब्याह की बात प्रकट नहीं करते। मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया, पर अब मैं देखता हूं कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे साथ में यह भी कह देना चाहिए कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ है और मेरे एक लड़का भी है। आपसे इस बात को छिपाने का अब मुझे बहुत दुख है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है, इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे माफ करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया उसके साथ मैंने कोई अनुचित छूट नहीं ली, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मुझे इस बात का पूरा पूरा ख्याल है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए, और आप भी तो स्वाभाविक रूप से यही चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में ये बात आगे ना बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहां आने के लिए अयोग्य समझेंगे तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चिर ऋणी बन चुका हूं, किंतु यदि आप मेरा त्याग ना करेंगी और मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो मुझे वास्तव में खुशी होगी। इसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग्य बनने का सदा प्रयत्न करता रहूंगा। लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन एल्फ्रेडा का उत्तर मिला। साहस जुटाकर कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसने लिखा था, खुले दिल से लिखा तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनों बहुत खुश हुई और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वो तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, ये अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है। अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगी और तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगी और तुम्हारे साथ मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो, हमारी मित्रता जैसी थी वैसी ही रहेगी। एल्फ्रेडा के इस उदार जवाब ने गांधी जी को एल्फ्रेडा के प्रति कृतज्ञ बना दिया। उनके सम्मान भाव में और वृद्धि हो गई। किंतु इन सब से अलग जो अति महत्वपूर्ण है वो ये कि सत्य के प्रति उनका संकल्प और उनकी वचनबद्धता पुष्ट हुई। इस कड़ी में हम देखते हैं कि युवा गांधी किस प्रकार अपने संस्कारों के बल पर आध्यात्म के मूल सिद्धांत को अपने व्यवहार में समाविष्ट करने के लिए प्रयासरत था। मितव्ययता, स्वाचरण और सत्य ये आध्यात्म के मूल के ही अंश हैं। ये अंश इस युवा गांधी के व्यक्तित्व में समाहित हो चुके थे। लोग महान पैदा नहीं होते, बल्कि वे अपने आचरण, व्यवहार और कर्मों से महान बनते हैं। युवा गांधी का जीवन भी उसी दिशा में चल पड़ा था। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे गांधी जी के व्यक्तित्व के कुछ और पक्षों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। गांधी जी की भूमिका में थे संजय कुमार। गांधी जी के मित्र की भूमिका लव कुमार सिंह ने निभाई। एल्फ्रेडा की भूमिका में थी रंजना मेहरोत्रा और अमांडा की भूमिका में थी शिल्पी गुप्ता। मोहनदास के मित्र की भूमिका निभाई सुरेंद्र राजेश्वरी ने। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। यह धारावाहिक
आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।